हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले गद्य खंड में एक चैप्टर कराया था, नेताजी का चश्मा, जिसके राइटर थे स्वयं प्रकाश। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बाल गोविंद भगत। इसके राइटर हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और हर चैप्टर में यही बताऊंगी कि जब भी आप कोई भी चैप्टर, चाहे गद्य का हो या पद्य का हो, आपको उसका राइटर नेम अवश्य ही याद रखना है। ओके, तो नेताजी ये बाल गोविंद भगत के राइटर हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। और इसमें आपके चैप्टर में, जैसा कि पहली लाइन से ही शुरुआत करी है उन्होंने, कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पके हुए थे। पके बाल से क्या मतलब है? अर्थात बाल सफेद हो जाना। आपने कई बार कहावत सुनी होगी, बुजुर्ग लोग कहते हैं हमने कोई धूप में थोड़ी बाल सफेद किए हैं। अर्थात उम्र का तजुर्बा होता है और धीरे धीरे बाल सफेद होने लगते हैं। तो बाल गोविंद भगत के भी बाल सफेद थे और उम्र करीब 60 के करीब रही होगी। ओके, और उनका पहनावा क्या था? बहुत कम कपड़े पहनते थे। तन पर मात्र एक लंगोटी रहती थी और बदन पर काली कमली ओढ़े रहते थे। सिर पर कबीरपंथी कनफटी टोपी पहने रहते थे। कनफटी टोपी से क्या तात्पर्य है? कबीर जैसे टोपी पहनते थे। आप अपनी बुक की पिक्चर में देखोगे, या मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ कि वो कबीरपंथी कनफटी टोपी पहनते थे, जो कानों से थोड़ी फटी हुई होती है। ओके, और कबीर के पंथ को ही वो मानते थे, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि कबीरपंथी कनफटी टोपी वो धारण किया करते थे। तो जब उनकी वेशभूषा का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा। और खेतीबाड़ी भी करते थे। तो हम लोग उन्हें लेखक के अनुसार साधु तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो गृहस्थ थे। और गृहस्थ कैसे कहते हैं? लेखक कहता है कि मुझे उनके पत्नी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उनका एक पुत्र था तथा पुत्रवधू भी थी, और वो खेतीबाड़ी भी करते थे। तो पुत्र जो उनका था वो बोदा और सुस्त था, अर्थात ज्यादा चुस्त चालाक नहीं था, सुस्त सा था, सीधा साधा व्यक्ति था। और पुत्रवधू उनकी चुस्त थी। आषाढ़, अब नेक्स्ट पैरा उन्होंने शुरू कर दिया है कि आषाढ़ का महीना है और तेज बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर गया है। तो उस समय धान की रोपाई की जाती है। तो धान की रोपाई करते समय बाल गोविंद भगत भजन गाते हैं और भक्ति में ऐसे डूबते हैं, धीरे धीरे उनका सुर ऊंचा होने लगता है और पास में खड़े हुए सारे ही किसान लोगों के हाथों की उंगलियां तीव्रता से चलने लगती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक में बहुत शक्ति होती है। म्यूजिक जब जहाँ भी चल रहा हो तो काम में तीव्रता आ जाती है। वही बात यहाँ भी बताया कि बाल गोविंद भगत के जब स्वर शुरू होते थे भजनों के, और साथ में वो खंजड़ी भी बजाते थे। खंजड़ी उनका अपना एक वाद्य यंत्र था जो वो भजन गाते समय बजाते थे। और जब वो भजन खेत में रोपाई करते समय भजन गा रहे थे, तो उस समय आसपास के किसान, युवक युवतियां सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे और भजन में उनके स्वर में स्वर मिलाते थे। इसके बाद दिया है कि कार्तिक आया नहीं और उनकी प्रभातियां शुरू होने लगती थी। कार्तिक मास में वो प्रभात फेरी भी करते थे और प्रातः काल उठकर भजन गाने लगते थे। प्रातः काल नदी में स्नान करने भी प्रतिदिन जाते थे और वहां से आकर भजन गाने लगते थे। तो लेखक ने ये लिखा है कि मैं तो देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन एक बार कपकपाती ठंड में भी उनके भजनों ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं उस ठंड में भी उनके भजन सुनने के लिए सुबह सुबह जाकर चला आया। और आगे भी लिखा है कि उस ठंड में उनका जो मन था वो तन पर हावी होने लगता है भजन गाते गाते, अर्थात ईश्वर के ध्यान में इतने अधिक मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती है। इस बात को लेखक ने इस बात से समझाया है
कि इतनी तेज ठंड में हम लोग कपकपाते रहते थे, लेकिन उनके माथे पर तब भी परिश्रम के बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती थीं। तो इसके बाद लेखक ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया है कि उनकी संगीत की पराकाष्ठा तो तब दिखाई देती है जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने शव को तो सफ़ेद चादर से ढक दिया, दीपक इत्यादि भी जला दिया, तुलसी के पत्ते और पुष्प भी बिखेर दिए, लेकिन वो बराबर भजन गा रहे थे, संगीत गा रहे थे। उनकी पुत्रवधू रोती जा रही थी और गांव की स्त्रियां उसको संभाल भी रही थी, लेकिन वे अपनी पुत्रवधू को भी बार बार न रोने के लिए कह रहे थे और ये कह रहे थे कि ये समय रोने का नहीं, उत्सव मनाने का है। तो अपना तर्क देते हुए वे कहते हैं कि उत्सव मनाने का इसलिए है कि इस समय आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, इसीलिए ये समय रोने का नहीं है। इस प्रथा को, नई प्रथा को उन्होंने उत्पन्न किया। दूसरा, उन्होंने अपने बेटे को मुखाग्नि भी उसकी पत्नी से ही दिलवाई, जो ये प्रथा हम लोगों के यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कई कुरीतियों का खंडन किया। इसके अलावा एक अन्य कुरीति पुनर्विवाह का भी उन्होंने प्रचलन किया कि उनकी पुत्रवधू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो उसका तर्क ये था कि बुढ़ापे में आपको कौन खाना खिलाएगा, कौन आपकी सेवा करेगा, लेकिन उन्होंने उसके भाई को बुलाकर कहा कि इसको वहाँ ले जाओ और ठीक प्रकार से इसका पुनर्विवाह करो। तो इस प्रकार कई सारी कुरीतियों को उन्होंने समाप्त किया, जो हम लोग समझते हैं कि ये काम गलत है, लेकिन उन्होंने उस पर पर्दा डाला और ये कहकर कि नहीं, पुत्रवधू की उम्र कम है और इसका पुनर्विवाह करवा देना। इसके पश्चात अब धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगी और प्रत्येक वर्ष वो गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। गंगा स्नान के लिए जाने में उन्हें 4-5 दिन लग जाते थे। तो भले ही वो गृहस्थ थे, लेकिन किसी से कभी कुछ मांग कर नहीं खाते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो कबीरपंथी थे, तो जो भी अनाज उनके खेत में भी होता था, तब भी वो पहले कबीर के दरबार में चढ़ाते थे, उसके बाद जो बचता था वो ही वो स्वयं भी लेते थे। तो कबीर के ही भजन भी गाते थे। और इधर गंगा स्नान जब जाते थे तो जब हर वर्ष जाते थे, अब इस वर्ष जब वो गंगा स्नान के लिए गए तो जब वहाँ से आने में इन्हें 3-4 दिन लग जाते थे। किसी से कुछ नहीं लेते थे, उन 4-5 दिन वे उपवास रखते थे। जबकि वृद्धावस्था जब आने लगती है तो व्यक्ति इतना सहन नहीं कर पाता, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन वे नहीं माने। तो जब इस बार गंगा स्नान करके आए तो थोड़ा सा उनकी शक्ति क्षीण हो चली थी, लेकिन ताकत वो वही दिखाते थे कि जैसे वो अभी सब कार्य करने में सक्षम है। संध्या के समय में भी अपने घर में खंजड़ी लेकर और खूब भजन गाते थे। लोग भी एकत्रित हो जाते थे और धीरे धीरे संगीत में सारा वातावरण हो जाता था। लेकिन एक शाम जब वो इस वर्ष गंगा स्नान करके जब आए तो थोड़ा सा उनका चेहरा उतर गया था, अस्वस्थ रहने लगे। लोगों ने बहुत आराम करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्य अपनी दिनचर्या का नहीं छोड़ा। तो एक सुबह जब लोगों ने उनके भजन की आवाज़ नहीं सुनी तो वे जब उनके घर तक आए तो देखा वहाँ पर बाल गोविंद भगत का कंकाल पिंजर पड़ा था, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो और यहीं पर कहानी समाप्त भी कर दी जाती है। तो आपको ये कहानी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे अति लघु और दीर्घ प्रश्नोत्तर मैं आपसे पूछूंगी, अभी बताऊंगी भी बहुत सारे आंसर। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कहानी में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय, थैंक यू।